Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials Knowledge Wisdom. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching the most important class UGC NET Commerce Paper 2, which is very important for the UGC NET Commerce candidates and one special topic. So let's see what are the most important questions and one special topic. तो चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूं कि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है, एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस तरह से जो है लोगों में जो है एक हलचल मच जाएगी कि लोग जो है किस तरह से परीक्षा की तैयारी करें। आई होप यू ऑल आर वेल। सो लेट्स सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम जल्द ही जो है यूजीसी नेट कॉमर्स की होने वाली है। तो आप सभी के लिए को जो है एकदम कमर कस लेनी है एग्जाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। कोरोना के कारण जो है काफ़ी टाइम जो है वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो अब यूजीसी नेट जो है जल्द ही जो है एग्जाम का जो है नोटिफिकेशन जारी करने वाली है, टाइम टेबल। और अब बता दो कि अब एग्जाम का दौर शुरू हो चुका है। तो आप सभी जो भी कैंडिडेट जिस सेक्टर से बिलोंग करते हो, सभी को जो है एकदम जमकर तैयारी करनी है ताकि आप इस बार क्वालिफाई कर सको। इस बार अच्छा मौका मिलने वाला है। और बता दूं ज़्यादा इस बार टफ क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी जो है ना यूजीसी नेट ने जो है क्लियर कर रखा है कि इस बार जो है ज़्यादा बच्चों को जो है बर्डन नहीं दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, नए तो बेल आइकन प्रेस कर ताकि वो कान सब नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला सवाल की ओर रुख करते हैं। रेडी टू कुक डोसा, इडली, दलिया मिक्स जैसे खाद्य वस्तुओं पर कितनी फीसदी जीएसटी लगेगा? तो हाल ही में जो है ये सुर्खी में रहा था। तो बता दूं कि 18% जो है गवर्नमेंट इसमें टैक्स लेगी। एक मामला था जिसके बाद जो है इस पर निर्णय लिया गया और एक कमेटी ने जो है निर्णय लिया है। इसके बाद इसमें 18% लेने की बात सामने आई है। सो लेट्स गो टू द सेकेंड क्वेश्चन। तो ये याद रखें, ये न्यूज जो है चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये इसको जरूर याद रखें। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, इस पर मैं एक स्पेशल आपको बताने वाला हूँ। नहीं चलते हैं। कोरोना के दुष्प्रभाव के कारण बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम का नुकसान कितना हुआ है? तो 90,000 करोड़ रुपया, 75,000 करोड़ रुपया, 80,000 करोड़ रुपया, निम्न में से कोई नहीं। तो बता दूं कि 90,000 करोड़ रुपया जो है इस कोरोना के दुष्प्रभाव के कारण हुआ है। इसमें बताया गया है कि बहुत सारी राज्य जो है बकाया नहीं दे रही, जिस कारण जो है काफ़ी नुकसान सहना पड़ा। इसके लिए नीति आयोग ने जो है सिफारिश की है कि इसको जल्द से जल्द इस पर जो है सुनवाई की जाए और इसको देखा जाए। नहीं चलते हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कंपनियों से मिलता जुलता नाम रख फर्जीवाड़ा को देखने के लिए किसको अधिकार दिया है? तो सेबी को दिया है, एनक्लेट को दिया है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को जो है ये मामला सौंपा गया है। और बता दूं कि पहले करंट कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है 6 महीने में जो है ये काम को या फर्जीवाड़ा को दिखती थी, जिसके आधार पर जो है रिपोर्ट तैयार होता था। लेकिन अब जो 3 महीना कर दिया गया है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सौंप दी गई है, जो कि प्रत्येक राज्य में अपने अपने अलग अलग संस्था के तहत काम करती है। भारतीय रिजर्व बैंक की गोल्ड रिजर्व में 2017 से 2021 के बीच कितने टन सोने की बढ़ोतरी हुई है? तो 257 टन, 127 टन, 185 टन, इनमें से कोई नहीं। तो 127 टन की जो है बढ़ोतरी हुई है। तो हाल ही में जो है गोल्ड रिजर्व पे जो है आरबीआई ने अपना रिपोर्ट और डेटा तैयार किया था, जिसके बाद ये बताया गया कि जो है 2010 साल में जो है 20 गुना से अधिक गोल्ड रिजर्व बढ़ा है आरबीआई के पास। तो भारतीय रिजर्व बैंक का गोल्ड रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज का कितना प्रतिशत तक पहुंच चुका है? तो का 7%, खा 5%, गा 6% और घा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प का होगा 7% तक पहुंच चुका है। तो मैं बात करूं तो 2015 में तो उस समय 5% था, लेकिन अब जो है 2021 में 7% पहुंच चुका है गोल्ड रिजर्व आरबीआई का। तो आरबीआई लगातार जो है गोल्ड रिजर्व अपने बढ़ा रही है और विदेशों की तुलना में जो है लगातार आरबीआई का गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। जीआई व्यापार मॉडल की निम्न में से किन मापदंडों पर व्याख्या की गई है? तो बाजार आकर्षण एवं व्यवसाय स्थिति, व्यवसाय आकर्षण एवं बाजार स्थिति, उद्योग की दर और कंपनी का बाजार में अंश, उद्योग वृद्धि में दर और कंपनी बाजार में अंश, कंपनी की वृद्धि दर और उद्योग की स्थिति, यानी का आपका सही जवाब होगा। यानी बाजार आकर्षण और व्यवसाय स्थिति जो है जीआई मॉडल व्यापार मॉडल में मापदंडों की व्याख्या करता है।
नेक्स्ट चलते, निम्न में से कौन सा औद्योगिक संबंध तथा श्रम कानूनों का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है? सामाजिक साम्य बनाए रखना, उद्योगों को ऋण सुविधा प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय एकरूपता, आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना। तो बता दो कि खा आपका सही विकल्प है, यानी उद्योगों को ऋण सुविधा प्रदान करना जो औद्योगिक संबंध तथा श्रम कानूनों का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है। बाकी सभी जो है प्राथमिक लक्ष्य में आते हैं। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो ये आज का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। जब कोई कंपनी अपने प्रत्येक एकल उपभोक्ता को एक अलग खंड के रूप में मानती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे माइक्रो विपणन कहते हैं ना, माइक्रो एक्सचेंज या माइक्रो मार्केट कहते हैं। नैनो मार्केट, निश मार्केट, एकल विपणन जो है ये सभी अलग हैं, बट ये उपभोक्ता की बात की जाए तो इसे माइक्रो विपणन कहा जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, ये 2016 में आया हुआ था। तो प्रकार्यात्मक नेतृत्व का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो वॉकमैन एंड वॉल्टेन तथा मैकग्रॉथ से, बर्नार्ड एवं ओरडे टेड से, कुंटर एवं डोनेल से, अल्फ्रेड एंड बेट्टी से। तो मैं बता दूं कि आपका सही जवाब का यानी वॉकमैन एवं वॉल्टन तथा मैकग्रॉथ से जुड़ा हुआ ये है प्रकार्यात्मक नेतृत्व का सिद्धांत। ये काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है, तो आप जरूर इसको पढ़ करके जाइए या इसका नोट्स जरूर तैयार कीजिए। आखिरी सवाल क्यों चलते हैं। जब कोई फर्म कोई अत्याधुनिक स्थानापन्न माल का उत्पादन करती है, निम्न में से कौन सी कीमत निर्धारण नीति को अपना सकती है? हस्तांतरण कीमत निर्धारण, चालू दर कीमत निर्धारण, उत्पादन मंडलीकरण, ओपन लागत कीमत निर्धारण। तो खा आपका सही विकल्प है, यानी चालू दर कीमत निर्धारण जो होती है, करंट रेट कॉस्ट जो पॉलिसी होती है उसके तहत जो है ये काम करती है। तो ये था आज का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आगे मैं आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में बताने वाला हूँ, बीआई के बारे में। तो भारतीय मानक संस्था पंजीकृत संस्था के रूप में 6 जनवरी 1947 को अस्तित्व में आया, जिसका उद्देश्य मानकीकरण, गुणवत्ता और प्रमाणन और विपणन के क्रियाकलापों का सद्भावपूर्ण विकास करना है। इस संगठन को 26 नवंबर 1986 के संसदीय अधिनियम के द्वारा कानूनी दर्जा दिया गया और भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस और भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में 1 अप्रैल 1947 को अस्तित्व में आया, जिसका क्षेत्र विस्तृत था और शक्तियां अधिक थी, जिसे आईएसआई के कर्मचारियों, परिसंपत्तियों, दायित्वों और कार्यों के अपने अधिकार में लिखा है। बीआईएस का मुख्य कार्यों में मानकों की तैयारी और क्रियान्वयन, उत्पाद प्रणाली दोनों के लिए प्रमाणन योजना का संचालन, परीक्षण, प्रयोगशालाओं की व्यवस्था एवं प्रबंधन, उपभोक्ता जागरूकता का सृजन तथा अंतर्राष्ट्रीय मानक निकायों के साथ निकट संबंध बनाए रखना है। तो ये बीआईएस के बारे में अवश्य पढ़ के जाएं। ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन आ सकती है आपको, या आपको हो तो पैसेज वाइज एक पैसेज आती है, उसमें से 4 से 5 सवाल निकलते हैं, या 2 से 3, अब तो 5-4 सवाल को तो बंद कर दिया गया है, लेकिन 2 या 3 सवाल दिए जाते हैं। तो इसको आप इस तरह का जो है मैं टॉपिक वाइज जो दे रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ, कहा जाए तो एक बेसिक से बेसिक पॉइंट्स उसमें आपको बताया जाता है। इसके आप बेसिक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उसको आप पढ़ के जाएं कि कब इसको गठन किया गया है, इसको किसके अंदर आती है, इसका कार्य क्या है, ये सभी आपको पढ़ के जाना है, जो कि बेहद जरूरी है एग्जाम के नजरिए से। तो चलिए आगे इसके बारे में और कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं कि दिल्ली मुख्यालय के साथ ही बीआईएस के 5 क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में है। देश में इसके 33 शाखा कार्यालय हैं। तकनीकी समिति के सदस्य के रूप में 26,500 से अधिक तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से जो है राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुसार बीआईएस आवश्यकता आधारित मानकों का विकास कर रहा है। मानकीकरण परियोजनाओं का उनकी उपयोगिता सूचित करने के लिए बीआईएस में जांच की जाती है। वर्ष 2003 के दौरान 446 मानक तैयार किए गए। 31 मार्च 2004 की स्थिति में अनुसार 17,928 मानक परिवर्तन में हैं, जिनमें अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण खंड शामिल किए गए हैं, जो उद्योग को उनके सामान और सेवाओं की गुणवत्ता का उन्नयन करने में सहायता करता है। तो ये था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी भारतीय मानक संस्थान के बारे में, जिसके माध्यम से बीआईएस के माध्यम से आप देखोगे कि सोना का जो मार्किंग होती है बीआईएस मार्किंग होती है, और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं जिसमें बीआईएस मार्किंग होती है। तो ये था बीआईएस। आई होप आप लोगों को बीआईएस के बारे में कंप्लीट जानकारी मिली होगी, आपके जो भी डाउट होंगे सभी क्लियर हुए होंगे। आप लोगों ने जो इसका नोट्स या स्क्रीनशॉट जरूर लिया होगा, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स जो है हर जगह नहीं मिलते हैं और काफी मेहनत के बाद ये तैयार किए जाते हैं, तो आप लोगों ने जरूर इसका लाभ लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट नई क्लास के साथ, नई जानकारियों के साथ, नए सवालों के साथ, नए टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।
सबक है। जाते जाते आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर एक और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। सो आप कल का क्लास करने के लिए आपका मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप कल का क्लास को ज्वाइन कर सकते हो और इसका लाभ ले सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में डेली यूट्यूब क्लास होती है एवरीडे मंडे टू सैटरडे 8 PM में। तो आप सभी का ऑलवेज वेलकम है, आप सभी ज्वाइन करें और टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स का भी लाभ उठा सकते हो, जो कि SSC, CGL, IBPS, RRB से संबंधित सभी ऑल काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन के लिए